आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पंकज कुमार सिंह IFPH में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर RA पटेल। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, पक्का सर। जी सर। आर यू एबल टू लिसन मी? यस सर। मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूं, जानकारी थोड़ा दे देता हूं। सर अभी हैं प्रिंसिपल हैं बड़ोदरा कॉलेज में। सर अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर्जरी के। 16 साल का एक्सपीरियंस है सर का। सर के बहुत सारे साइंटिफिक पेपर भी हैं। सर रिसर्च विजिट है लीपिज यूनिवर्सिटी में। सर आज का सर का टॉपिक है miasms in reality. miasms in reality. जी सर। होम्योपैथिक मियाज की वास्तविकता। सर आप शुरू कर सकते हैं। सर आपको को होस्ट बना दिया गया है, आप शुरू करिए सर। 8 बजे। हाँ, हेलो। हाँ सर। मेरा इंट्रोडक्शन तो काफी बार हो गया है। अच्छा, मेरा टॉपिक है मियाजम इन रियलिटी। मियाजम्स इन रियलिटी। सर आप शुरू करें सर। ओके सर। शेयर करो ना। हमारो टॉपिक અહીંયા લાવવાનો છે ને? हाँ, आई गयो। हाँ, कंफर्म करेलो देखाय છે અમને। हेलो। जी सर, आपका स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ, और मेरा टॉपिक भी दिखाई पड़ रहा है ना लाइन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 miasms in reality. Are you able to see also my topics shared? जी सर, आप शेयर करिए। कर दिया मैंने। दिखाई पड़ता है आपको? नहीं सर, आप अभी फोल्डर सिर्फ ओपन हुआ है सर, आपने टॉपिक ओपन नहीं हुआ है आपका। हाँ, ओके ओके, वो टॉपिक खोल रहा हूं मैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव सम स्पीच। So kindly, good evening to all of you, to all the listeners. Now, as the my heading of my topic is something unique or something adverse. Miasms in reality. Now, somebody will have a doubt. So one thing is the miasm is given utmost importance by Dr. Hahnemann in homeopathy, and it is accepted. It is confirmed that whatever he has told is perfect, and it should be followed strictly, religiously, honestly, to have a effective or the say perfect prescription. Then also I have used the word miasm in reality means the miasms, some which is going on are not in reality, and it is something against what is prevailing. See, if I have to speak about this, I must be having some ideas in my mind that whatever is being taught or whatever is being spoken about the miasms has some lacunas. My plan will be that first I will let you know what are the definitions said. पटेल सर, Sir, पटेल सर, ये हिंदी का प्रोग्राम है, हिंदी में बोलिए। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि हम जो सोच रहे, हम जो कह रहे, हम जो पढ़ा रहे बच्चों को कॉलेजों में, और उसके अलावा भी कुछ है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। मतलब कि जो भी कहा गया है डॉक्टर हानेमैन द्वारा, वो या तो कुछ आधा सच है या उसके अलावा भी मियाज्म के बारे में कुछ और चीज है जो उन्होंने नहीं कही है। तो
हम इस सारे टॉपिक को इस तरफ लेंगे। शायद ये टॉपिक इतना बड़ा है कि लास्ट टाइम भी इन इंग्लिश सेशन आई हैड टू मेक 2 भाग में बांटना पड़ा था, इसको भी शायद 2 भाग में बांटना पड़ेगा। मगर अभी मैं ये बताऊंगा कि अगर वो सच नहीं है तो सच क्या है, और जो हम सच के बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी हमारा प्रूफ क्या है, सब साबिती क्या है कि ये हम जो कह रहे हैं उसके अंदर कुछ वजूद है, और आगे जो कह गए हैं उसमें भी कुछ लेकुना है। तो एक प्लान बनाया था कि भाई चलो हम पहले बताएंगे कि मयाज़म लोगों ने क्या बोला था, मयाज़म के बारे में हमने क्या ढूंढ निकाला, और मयाज़म कहाँ से आए हैं, या मयाज़म एक्चुअली क्या होने चाहिए। क्योंकि जो हम अगर डेफिनेशन की बात करेंगे कि मयाज़म की डेफिनेशन ये होती है कि जो बिल्कुल परम सत्य है, और छोटा सा 2-3 लाइनों में जिसका पूरा समरी आ जाना चाहिए, उसको डेफिनेशन बोलते हैं। और एक आदमी डेफिनेशन बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, 5 आदमी बोलेंगे तो सबका ऑलमोस्ट मीनिंग सेम निकलना चाहिए। इसका मतलब वो टॉपिक का डेफिनेशन होता है। तो हमने काफी मशक्कत की, और मैं भी होम्योपैथी के अलावा आयुर्वेद का ग्रेजुएशन किया था, और आयुर्वेद के ग्रेजुएशन के 12 साल के बाद मुझे भी कुछ लगा कि ये होम्योपैथिक मयाज़म में कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने इसको फिर ढूंढना शुरू किया। ढूंढना शुरू करते करते कुछ ऐसी चीज हमारे हाथ में आई जो हमारा मानना है, इट इज माय पर्सनल बिलीफ। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप ये मेरा कहना मान लो और आगे बढ़ो, नहीं। मैंने अपना जो रिसर्च पेपर था, अपना जो वजूद था, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CCRH, CCREM सबको दिखाया, सबके पास भेजा भी है, और इंटरनेशनल सेमिनारों में भी बताया है। बट सवाल यह है कि किसी नई चीज को एक्सेप्ट करने में, उसके ऊपर चर्चा करने में कभी कभी क्या है, कभी टाइम लगता है। चाहे चाहे जैसे डॉक्टर हानेमैन, ही डाइड एट द एज ऑफ 88, और 6वीं एडिशन उन्होंने लिखी थी, फिर भी 88 साल के बाद 6वीं एडिशन प्रकाश में आई। ऐसा भी हो सकता है कि काफी लोगों की बातें इनके जाने के बाद, काफी सालों के बाद उजागर होती है, और फिर मालूम पड़ता है कि यार वो सच कहते थे। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि आज मैं कह के कहूंगा, कल मैं नहीं भी रहूंगा, तो ये किसी के कान में पड़ेगा तो शायद आगे बात बढ़ सकती है और सच उजागर हो सकता है, या ये मेरा कहना झूठ है वो भी साबित हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं सच ही कह रहा हूं। तो मैं अपना प्रस्तावना रखता हूं हमारे होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी के सामने कि भाई देखो, मेरे मन में एक ख्याल है, आपका क्या कहना है। सवाल ये है कि इंडिया में कुछ भाग्य कभी कोई एक आधा होम्योपैथ होगा जो आयुर्वेद के अंदर भी माहिर हो, उसकी फिलोसॉफी में भी माहिर हो। तो मैंने काफी बंदों को बात किया, कम से कम 30-30 सीनियर होम्योपैथ को बात किया, मगर वो लोग बोलते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है आयुर्वेद क्या है, तुम कैसे कह सकते हैं। इसलिए अब सवाल यहाँ खड़ा होकर रह गया है। बाकी बात तो करीबन सच है, और मैंने जो फ्लो चार्ट आपके सामने रखूंगा, वो फ्लो चार्ट में भी बहुत क्लियर है, और मेरे पास राइटिंग में प्रूफ है कि मयाज़म कब आया और किसके आधार पर आया है, और मयाज़म में क्या डेफिशिएंसीज है। तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो मयाज़म की डेफिनेशंस कोई 10 आदमियों की मैंने ली है इधर, और एक ही बात पर ये 10 के 10 स्टॉलवर्ड्स ने कुछ ऐसा कहा है कि किसका सही मानना और किसका एक्सेप्ट करना, वही डाउट क्रिएट करता है। एक इंथंग ओइडू, the topic is the Hahnemann to modern authors. तो उसने लिखा है कि concept of miasm has been one of the most controversial subject in homeopathy. Okay, same way H.A. Robert has told, it is foolish to reject a new just because it is new, but it is even more foolish to accept every new findings blindly without fully testing its validity. मतलब उनको भी डाउट था,
और मैंने अपने लंबे तजुर्बे से कुछ ऐसा एक चीज ढूंढ निकाला है कि मायाजम जो बेसिकली हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, पॉल्यूशन है, छोटे बैक्टीरिया है, कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉज ऑफ दैट मायाजम। तो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सवाल ये बाद में आया था, मगर हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द लिखेंगे तो उसमें पहले 2 लेटर, बीच का 1 लेटर और आखिरी 2 लेटर पकड़ेंगे तो वो मायाजम हो जाता है। मतलब मायाजम हैज इरप्टेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी हम कह सकते हैं। जब उन्होंने बोला है कि भाई क्रॉनिक थियरी में किसने हानेमैन को रोका था कि टू लिमिटाइज द मायाजम ओनली टू 3, नॉट 2, नॉट 4, नॉट 6, जबकि बॉम्बे में अभी तक 8 मायाजम निकल आए हैं। तो उन्होंने किसी ने रोका नहीं, वो बोलते हैं कि हाँ मायाजम है। वेरेज हमारे पास 3, और मैं तो ये कहता हूँ 3 नहीं 3.5 मायाजम की बात करते हैं। एक सोरा सिविली साइकोसिस और जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलर मायाजम, वो फुल मायाजम नहीं बट हाफ मायाजम लेते हैं। तो जो थियरी है उसके ऊपर लोगों ने जो डेफिनेशन दिए, जैसे जेम्स टेलर केंट हमारा जो नामी होम्योपैथ है, उन्होंने लिखा है कि अगर सोरा नहीं होता तो बाकी के 2 मायाजम ही नहीं होते। मतलब कि सोरा आया और सोरा कन्वर्ट हो गया, या तो सोरा ने कुछ ऐसा डाला कि उसने साइकोसिस और सिविलिस पैदा कर दिया। अब क्या डाला वो बात मालूम नहीं है किसी को, मगर हमने पकड़ रखा है कि सोरा ने कुछ ऐसा किया कि साइकोसिस सिविलिस आ गया। एंड वो लिख रहे एनवायरमेंट इज नॉट द कॉज, वेयर एज डॉक्टर हानेमैन वाज वेरी मच लवर ऑफ ए नेचर एंड थिंग्स हैव कम बेसिकली फ्रॉम एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि हमारा क्या बोलते हैं, पर्यावरण। और पर्यावरण कुल मिला के सारे कंट्रीज में 5 भाग में बांट के वो मानते हैं, जो almost all the Muslim countries and Indian philosophy also have accepted that। और ये कैंट साहब बोलते हैं कि एनवायरमेंट इज नॉट द कॉज, हम बाद में साबित करेंगे। स्टुअर्ट क्लोज हैज सेड इट इज इन्फेक्शियस, मींस समथिंग इज डिफरेंट देन डॉक्टर हानेमैन। अब इन्फेक्शन की बात ही नहीं आती है, मायाजम का असली स्वरूप कुछ और है, हमने लिया कुछ और है। क्यों ऐसा हुआ? Why Dr. Hahnemann has got that diversion of the reality? Now H.A. Robert is saying that Sora is a deficiency, and he has used one word, element. Element means Panch Mahabhut, उसका दूसरा इंग्लिश वर्ड है element. He has used the element in the sense of that basic element 103 or something like that, and he has arranged those elements out of that. Sora has been kept at the bottommost, then syphilis, and then psychosis likewise. He has tried to explain a process. He has, उन्होंने बोला है कि cause of the cause, कुछ इसमें मुझे सही लग रहा है। मायाजम इज ए कॉज ऑफ द कॉज, मतलब जो हमारी बीमारियां हो रही है उसके कॉज का कॉज है, कारण का कारण। तो वो गए मगर दूर तक पहुंच नहीं पाए हैं, ये उन्होंने छोड़ दिया है आधे रास्ते पे। और एक सच बात उन्होंने ये बताई है जो आगे हमारे डॉक्टर ने बताई कि अभी आएगी इसके पास बाद में, कि कोई भी बीमारी में, कोई भी स्टेज में, किसी भी आदमी में तीनों 3 स्टेज एक ही साथ में प्रेजेंट है, और ये मुझे बिल्कुल 100% सच लग रहा है, वो बाद में आएगा। Then Gross has said miasm is the cause, the etiology of acute and chronic disease. अब वो क्या आगे क्या कहना चाहते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता है। Now Perez says Sora is deficiency at cellular level. हाँ, उनका आधा डेफिनेशन सच है। सेल्यूलर लेवल में कुछ गर्भ हो रहा है जिसकी वजह से ये बीमारी आती है, और वो सेल्यूलर लेवल में क्या गड़बड़ हो रही है, सेल्यूलर लेवल में क्या होता है पहले वो जानेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ से होती है और कैसी गड़बड़ होती है। वो बात थोड़ी सही है, क्योंकि
आगे हम ये बताना चाहते हैं, या हमारी एक डेफिनेशन में ये आएगा कि कोई भी पदार्थ है, बॉडी का कोई भी टिश्यू है, पृथ्वी का कोई भी पदार्थ है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक बॉडी पार्ट मतलब मास मास जिसको बोलते हैं, और दूसरा एनर्जी पार्ट जिसको त्व बोलते हैं हिंदी में या संस्कृत में। त्व मीन्स उसकी ताकत या एनर्जी। उसके ऊपर ही सारी ये मैथमेटिक थियरी चलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और हम प्रेजेंट भी करेंगे कि कैसे हो सकता है, अगर हम पिक्चर प्रेजेंट करेंगे। बैनर्जी हैज सेड फिलोसॉफी ऑफ द सीड एंड ट्री, मतलब ये कभी नहीं खत्म होने वाली बात है। पहले मुर्गी या पहले अंडा वाली बात आ गई, मतलब अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ है, और इनको मानेंगे बैनर्जी को तो कभी क्लियर भी नहीं होगा, क्योंकि क्या आज तक तो साबित नहीं हुआ है कि पहले अंडा था कि पहले मुर्गी थी। राजन शंकर ने पुट द मायाजम, उन्होंने मायाजम की जगह अपनी मेडिसिन के नाम रखे कि भाई ये क्या बोलते हैं, पल्सेटिला मायाजम है और ग्रेफाइट मायाजम, ऐसा बोला है। जो आजकल हमारे जो सिखा रहे हैं बच्चों को, उसके साथ मैच नहीं होता है। डॉक्टर बैनर्जी हैज रिटन, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है मायाजम के ऊपर, और कुछ अच्छा निरूपण भी किया है उसका। और आई हैव टेकन मैक्सिमम हेल्प और मैक्सिमम गाइडेंस फ्रॉम दैट व्हेन आई वाज राइटिंग माय क्या बोलते हैं थीसिस ऑफ एमडी। मेरी एमडी की थीसिस भी वही है कि कंपैरिजन बिटवीन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो वहां भी यही बात आके खड़ी हो जाती थी, इसलिए मुझे कुछ डाउट पड़ा और आगे बढ़ा मैं। तो उन्होंने डिफाइन किया है मायाजम एज एन इनविजिबल, इनमिकल, डायनेमिक प्रिंसिपल विच परमिएट्स। ये कहीं कहीं मैच होती है एक फिलोसोफर, आयुर्वेद के फिलोसोफर की बात को, कि भाई ये चीज तो कुछ है कि जो सारे बदन में घूमती रहती है, और वो इनमिकल है और दिखाई भी नहीं पड़ती है। मतलब इनका मानना जो है वो कुछ सही सही है। अब प्रफुल्ल विजेकर साहब ने मायाजम का एक अच्छी चीज बताई है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फिर कि अगेन सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस सब डिस्क्राइब किया है, बट इट इज नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट वी कैन सॉलो इट इजीली। ES राजेंद्रन साहब है जिन्हें लिखा है न्यूक्लियस, वो किताब मेरे पास है और आई हैव रेड दैट बुक थरोली। तो उसमें लिखा है ए बाइंडिंग फोर्स, सीमेंटिंग फैक्टर, थोड़ा सा इसमें वजूद है। बाइंडिंग फोर्स सही है, मगर सीमेंटिंग फैक्टर जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार सीमेंटिंग हो गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। तो हाँ, अटैचिंग फैक्टर है, अवेलेबल एडिशनल फैक्टर है, तो वो थोड़ा चलेगा। जॉर्ज विथोल्का साहब जिनका आजकल नाम चल रहा है, इन्होंने लिखा है कि इट इज ए प्री डिस्पोजिशन टोवर्ड द क्रॉनिक डिजीज, मतलब क्रॉनिक डिजीज के पहले की कोई जो चीज होती है, तो वो क्या है आज तक किसी ने ढूंढ नहीं पाए हैं। वो जो हमारे पास है, अगर हम वो एक्सेप्ट करेंगे तो। हरिमोहन रॉय चौधरी, उन्होंने एक छोटी सी किताब अच्छी लिखी है, इंडिकेशन ऑफ मायाजम, और वो फॉरवर्डेड बाय, तो उन्होंने लिखा है सोरा कैन बी टर्म एज ए मल्टी बैक्टीरियल मायाजम, जो मैच ही नहीं हो रही है हमारी बात से। एंड एक शब्द यूज किया है सोरिक ऑर्गेनिज्म। अब सोरिक एंड ऑर्गेनिज्म हाउ टू एक्सप्लेन, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। विथोल्का साहब ने एक अच्छी चीज लिखी है, फिर भी उन्होंने कुछ फैक्ट्स एक्सेप्ट किया है। द टर्म मायाजम टेरिफाइज टू फ्रेश होम्योपैथ, मतलब जो होम्योपैथ जो नया नया आएगा तो वो तो डर ही जाएगा कि ये क्या है, मायाजम क्या चीज है। वी नीड टू डिफाइन अफ्रेश। रियली ही हैज एक्सेप्टेड कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सब मिलके बैठ के इसको फिर से बनाना चाहिए। सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली इज द कंट्री, इंडिया इज ओनली कंट्री वेयर गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया है, और बड़ी मतलब एक्सेप्टेंस है, स्प्रेड भी है, तो उनके पास अथॉरिटी है। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो इस मामले में तो वो दुनिया स्वीकारेगी।
अगर इंडिया ये बताएगी कि भी मायाजम ऐसा है तो वर्ल्ड विल एक्सेप्ट इट। अच्छा, एक शब्द यूज किया है मायाजम के लिए, एपिजेनेटिक मीन्स ऑन एंड ओवर, तो उसको डीएनए के साथ में उन्होंने बाइंड किया है। हाँ, वो आगे भी हम देख लिया कि समथिंग एट सेल्यूलर लेवल, तो ये भी सेल्यूलर लेवल के अंदर एपिजेनेटिक मतलब सेल के ऊपर का कुछ ऐसा चीज है एबल टू अल्टर जीन्स एक्टिविटी। हाँ, अब एक ऑथर ये भी है कि ही डजंट एक्सेप्ट के सेल्यूलर लेवल की जीन्स एक्टिविटी को इफेक्ट करने की ताकत मायाजम में नहीं है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट सब चल रहा है, एंड इट मेक्स द पर्सन ससेप्टेबल टू डिजीज। वो भी कुछ इट मेक्स नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीज होती है कि जो आदमी को डिजीज से ससेप्टेबल बनाती है। अब हमारे जीएच एलन है, we all the time we fail to select the basic remedy because we have failed to understand miasmatic phenomena। बिल्कुल साफ उन्होंने लिखा है, एक्सेप्ट भी किया है हमने। अब होमियो 360 डेज में हमने ये डेफिनेशन ली है, इट इज अ सेंस ऑफ क्रॉनिक सिंड्रोम। मतलब मायाजम की बात हुई जब तक तो कहीं ना कहीं सारा का सारा पिक्चर 8-10 पिक्चर 10-15 पिक्चर हमारे सामने खड़े हो गए। now they have referred in that same topic acute miasm, fixed miasm, half spiritual miasm, accessory miasm। मतलब सर लगता है सारा गुड़ गोबर है। अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि कुछ एक ऑथर ने तो ये भी बोल दिया है कि when we talk about miasm in an individual, और हम जब बात करते हैं सिमिलियस क्यूरेंचर मतलब दवाई जो यूज होती है, तो किसी ने मायाजम इन ड्रग्स के मायाजम के बारे में नहीं बोला है। जैसे ही एज द ह्यूमन बीइंग हैज टू हैव द मायाजम, सेम वे प्लांट मिनरल्स और द एनी मटेरियल व्हिच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन आल्सो शुड हैव द मायाजम है, और वो भी जानना जरूरी है, उसको प्रूव भी करना है। तो इसकी वजह से कुछ क्रिटिसिज्म भी आया है। डनहाम ने बोला है इट वाज नॉट ऑल एंथुसियास्टिक, ही वाज नॉट ऑल एंथुसियास्टिक ओवर द थियरी ऑफ मायाजम। इतने वो मतलब पावरफुल नहीं थे। जेएच क्लार्क ने लिखा है कि वो जरूरी नहीं था कि 2-3 ही मायाजम हो, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो, तो 3 क्यों हुए? ये ख्याल रखना मेरे लिसनर्स ब्रदर्स को, मैं आप जानकारी देना चाहता हूं। ये 3 मैंने रेड कलर से लिखा है, और ये 3 के ऊपर बहुत ही वजन पड़ता है। दूसरी जो ओल्ड थॉट स्कूल था, तो उन्होंने लिखा है सोरा इज ए डिस्क्रिसिया मोर ए डिस्पोजिशन, मतलब कुछ पहले कोई ऐसी चीज पड़ी है हमारे बॉडी में जो जिसको मायाजम बोलते हैं, और जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर वो चीज क्या है, कैसी है? पदार्थ विज्ञान में लिखा है कि किसी भी चीज का आप नाम लो तो उसका 18 गुण होता है। तो जैसे हमने सोरा बोला या मायाजम बोला, तो मायाजम की लंबाई, चौड़ाई, वजन, हीट, कोल्ड सभी से रिलेशन होता है, उसका आकार होता है, उसके परत कितनी होती है, सब कुछ होना जरूरी है, तभी उसको ना किसी भी चीज को नाम दे सकते हैं। तो हमने नाम तो दे दिया, फिर भी उसका निरूपण प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब दूसरा है कि एक अलग स्कूल थी, उन्होंने बोला है कि एक्यूट एंड क्रॉनिक मायाजम्स आर अनहैप्पी फ्रेज। ये भी सच बात है, क्योंकि आज लाखों की संख्या में होम्योपैथ प्रैक्टिस तो करते हैं। मैंने भी उस टाइम कुछ स्टॉलवर्ड से बात किया था, मैं मतलब 10 साल पहले, बिफोर आई प्रोम्युलगेटेड और फ्रेम्ड दिस थियरी, कि सर बहुत सीनियर थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, सर ये मायाजम को आप कितना अहमियत देते हैं? तो जवाब था कोई जरूरी नहीं है। अब इस बेस पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि जब ड्रग प्रूविंग हुआ था, किसके ऊपर हुआ था?
ह्यूमन बॉडी के ऊपर हुआ था। ओके, हम जो डेफिनेशंस बताई है वो सारी की सारी डेफिनेशंस या तो सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, या तो बॉडी लेवल पे है। मतलब मायाजम जैसी चीज बिफोर ड्रग प्रूविंग आल्सो वाज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, और जो ड्रग ने उस वक्त सिम्टम दिए वो भी उसी प्रीडिस्पोजिशन, डिस्क्रेसिया या एपिटोम या कुछ भी जो कहे गए वो प्रेजेंट था, उसके ऊपर ड्रग ने एक्शन किया है। और वो एक्शन के बाद में, उसको इन्वॉल्व करने के बाद में ये सिम्टम्स दिए थे, प्रूविंग सिम्टम्स। तो अब एक बार प्रूविंग सिम्टम्स दे दिए, हमने लिख दिए, तो उसके बाद ये नई चीज कहां से आ सकती है, विच वॉज मिस्ड बाय, चलो हमारी नजर ने मिस किया, मगर दवाई जब अंदर बदन में गई थी प्रूविंग के लिए, तब तो वो चीज वहां प्रेजेंट थी और उसने उसके ऊपर एक्शन करके भी सिम्टम निकाले हैं। तो फिर नए सिरे से क्या मायाजम की बात आती है, और आती है तो फिर हमें उसकी समझ देनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छे किसी ने विचार रखे थे जो मैंने अभी पढ़ा था। डर्जन लिखते हैं, इट इज ए थियरी प्रोम्युलगेटेड बिफोर इट वाज प्रूव्ड थ्रू आउट thoroughly. It could be Hahnemann's mental organization. Dudgeon means he is a great guy who has written 6 edition or compare 6th with 5th and written the book. He is a name in the homeopathy. फिर भी उनको भी डाउट था कि ये थियरी कुछ अभी भी डेफिशिएंसी दिखा रही है। अगर डॉक्टर सरकार जो है वो हमारे इंडिया में, तो उनके लिए मान था सबको, तो उन्होंने लिखा कि माय मैन फाउंड लिटिल एनिमल इन द स्किन फोल्ड एंड स्किन दिस एक्सीडली स्मॉल एनिमल्स। अब देखिए, हानेमैन ने भी लिखा था और हमारे सरकार साहब भी इसके साथ में है। मगर मैं आपको ये चीज बताऊं, this theory of comparative representation of each to Sura is unacceptable as it does not stand scientific scrutiny. और ये साइंटिफिक स्क्रूटिनी की बला लग गई तो वहां से शायद होम्योपैथी को निकाल फेंक गया है। अमेरिका और जर्मनी और इंग्लैंड वगैरह सबे सारे कंट्रियों में जो एक बार जिनका सूरत तपता था उनको जाना पड़ा वहां। मतलब साइंटिफिक प्रूविंग भी जरूरी है। डॉक्टर सरकार ने अपनी किताब में सोरा के कुछ लेबल दिए, जैसे इट इज ए क्रॉनिक मायाजम, इज ए acute miasm and chronic miasm, is a chronic miasmatic disease, is not predisposition. अब ये लिखते हैं नॉट प्रीडिस्पोजिशन, आगे उन्होंने किसी ने बोला वो प्रीडिस्पोजिशन है। इज इन्फेक्शन ऑफ ए सोरिक मायाजम, मींस इन्फेक्शन शब्द आगे लाए और मायाजम को पीछे ले गए, मतलब मायाजम से आगे भी कुछ था इन्फेक्शन जैसा। दैट इज व्हाट ही वांटेड टू प्रूव। इट इज नॉट ए डायथेसिस, वो आगे बोल रहे थे डायथेसिस है। इज नॉट ए डिस्क्रेसिया, हमने आगे बोला वो डिस्क्रेसिया है। इंटरनल ईच किसने फील किया, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो ईच कैसी होती है। डॉक्टर हानेमैन ने यूज दिस वर्ड, मगर उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया इंटरनल ईच कैसी होती। बाहर की ईच होती है, मानते हैं हम खुजलाते हैं, खुजलाने के बाद लाल हो जाता है, लाल हो जाने के बाद बर्न होता है, बर्न होने के बाद कुछ लगाए, मालिश क्या क्रीम वगैरह लगाए, कोकोनट ऑयल लगाएंगे, ठंडा लगेगा, तो इसको ईच बोलते हैं। तो वो इंटरनल ईच का क्या मतलब है, इट हैज नॉट बीन डिस्क्राइब एनीवेयर, इज जनरल मॉर्बिड कंडीशन। और लास्ट में एक वर्ड यूज किया है, सोरा इज ए वायरस। अब वहां आगे हम बोलते थे मल्टी बैक्टीरिया, यहाँ सोरा बन गया। तो कितने कितने स्वरूप प्रेजेंट किए गए हैं, अभी इसका कोई, फिर भी अगर हम बात ले इनकी कि इट इज ए ईच, it is representation of each और a small animal in the skin, अगर इनको हम एक्सेप्ट भी करते हैं तो ये भी उनका खुद का नहीं है। मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूं, चरक संहिता
इसका अध्याय श्लोक 8 चैप्टर 7 शरीर निदान विभाग पार्ट 2, इसमें लिखा है कि छोटे छोटे जंतु माइक्रोब्स which infect the skin and causes the skin or the follicle, और उन जंतु का नाम भी वहां लिखा था कि 2 प्रकार के जंतु है, इसके अलावा ही कुछ जंतु है जिनके नाम लिखे हैं, मगर ये जो ईच कॉज करने वाले जंतु थे उनका नाम उस वक्त मतलब चरक संहिता में दिया हुआ है कि यूका एंड पिपलिका। तो अब बताएं कि ये जंतु हमारे माइक्रोब्स सही है कि वो पुराने जहां हमारे लोग संत महात्मा कह के गए हैं वो सीनियर है। मतलब कि या तो अगर ये मानेंगी कि ये जंतु की थियरी हमारी चरक संहिता की सही है तो फिर ये बोरोड है। और रिसेंटली मैंने एक स्टुटगार्ट का एक जर्नल, हानेमैन का जर्नल, मतलब कमेंट्रीज ऑन हानेमैन्स वर्क एंड हिज राइटिंग्स के ऊपर एक देखा था। तो देयर इज वन लाइन रिटन बाय वन ऑथर दैट ही हैज बोरोड फ्रॉम अदर सिस्टम, उसमें लिखा है और मैंने यहाँ रेफरेंस में भी लाया हूं, शायद आगे आएगा। अब हमें देखो 16 से आगे निकलेंगे तो सिफिलिस में जाएंगे, तो सिफिलिस के भी इतने नाम है कि सिफिलिस एग्जैक्टली क्या है वही भूल जाएंगे। It is venereal disease, it is venereal malady, it is venereal infection, it is venereal general disease, unextinguished internal syphilis, secondary venereal syphilis disease, venereal disorder। बस बाकी जो बचा था तो उन्होंने बोल दिया बास्टर्ड सिफिलिस, सूडो सिफिलिस, वेनरल सिम्टम्स एंड सेंकर। तो अगेन एक टॉपिक्स में से मैंने कोड किया है that miasm word terrifies the new person as told by Dr. विथोल्कास। अब वो भी स्वीकार करते हैं तो हमें उन लोगों से क्यों ओपिनियन लेना नहीं चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर यही डेफिनेशन है तो फिर आगे क्या हो सकता है कि ये मायाजम का आधा अधूरा काम रह गया। जो मैंने बोला था आपको कि डॉक्टर हानेमैन हैज रिटर्न, सॉरी अभी थोड़ा राइट ऑफ हो गया है, बट देयर आर some documents proving that homeopathy was present before Hahnemann. हाँ, ओपन नहीं हो रहा है, हो जाएगा। अब हम ये सोचेंगे कि चलो किसने मायाजम का बात किया है, डॉक्टर हानेमैन ने। अब क्यों बात किया है, बिकॉज यू आर डॉक्टर, ही हैज फाउंड आउट होम्योपैथी। होम्योपैथी इज ए मेडिकल साइंस, ही वॉज ए डॉक्टर ऑफ एलोपैथी। तो हमको मालूम है कि उन्होंने कहाँ का पढ़ाई किया। तो इन शॉर्ट मैं बताऊंगा कि पहले उन्होंने गए लेप्जिग में उस टाइम गए जब लेप्जिग का अपना कुछ भी नहीं था, यूनिवर्सिटी था मगर अपना कुछ नहीं था। तो यूनिवर्सिटी ने 1005 की साल में या 1015 की साल में एक नया डिपार्टमेंट खोला, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, नॉट होम्योपैथी, हिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। और आप सबको आश्चर्य होगा कि वो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में मैं कम से कम एक आधा दिन रुक के सब स्टडी किया है पर्सनली। तो उनके पास कुछ था नहीं और डिपार्टमेंट खोल दिया। तो डिपार्टमेंट के अंदर किताबें कहां से आई, तो मैं आपको अभी एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं। उस फ्लो चार्ट में बिल्कुल प्रूफ है
कि किताबें मटेरियल इन यूनिवर्सिटी था, जो किताबें आई उसमें क्या था देखिए। अब ये राइटिंग्स है कि जिस ईयर सेंचुरी 7 सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक यूरोपियन कंट्रीज में अपना कोई साइंस नहीं था, और जो था वो या तो ब्लड लेटिंग, बर्निंग, डाउजिंग, बाथिंग, देन सेल्फ मेडिकेशन, स्मॉल लोकल मेडिकेशंस, न्यूमरोलॉजी, विचक्राफ्ट, देन माइथोलॉजी, और ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के साइंस वहां प्रिवेल करते थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, देयर वाज नथिंग ऑफ ओन, एंड the universities were present, but universities did not have the material, or whatever material was there in university, it was borrowed from एक रेनिसेंस पीरियड था। हाँ, जहां यूरोपियन कंट्रीज में अपना कुछ भी नहीं था मेडिसिन का, तो अब डॉक्टर हानेमैन has prescribed heavily on not prescribed, he has condemned, मगर किसी ने ये नहीं सोचा हमारी होम्योपैथिक फेटर्निटी में, बिकॉज होम्योपैथ और होम्योपैथ दे वर नॉट आयुर्वेदिस्ट, तो ये जो चीजें थी वो पंचकर्म की चीजें थी, और इंडिया में उस टाइम पंचकर्म बहुत फ्लरिश था। आज की तारीख में भी पंचकर्म इज द लास्ट रिसोर्ट, और पंचकर्म से जो फायदा होता है वो किसी सिस्टम से नहीं होता है। तो वो पंचकर्म तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन हाउ इट हैज गॉन टू द यूरोपियन कंट्रीज? तो इसके लिए मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि जो हमारे किसी भी बुक में इसका रेफरेंस नहीं आता है, कोई भी फिलोसॉफिकल बुक, कोई भी मैथमेटिका या कोई भी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की बुक में भी नहीं आता है, जो लाना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो ये जो है, ये जगह जो है उसका नाम है हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद। अब हम लोगों ने सुना है बगदाद क्या आज क्या थी, और बगदाद उस जमाने में मुस्लिम कंट्रीज का गोल्डन एरा था, खास करके मेडिसिन में। तो खलीफास हैज थॉट पॉजिटिव, और उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी संस्कृति बच जाएगी। तो उस खलीफा ने 200 एकड़ जमीन में ये यूनिवर्सिटी जैसा एक मकान बनाया, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ विजडम। और लिसनर का मैं काइंड अटेंशन ड्रॉ करूंगा कि एक ही ऐसी चीज नहीं थी, ये तो मैं बात करता हूं 17th 18th सेंचुरी की, बट जब हम बात करेंगे 3rd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी बीसी की, तभी भी पैरासेल्सस के टाइम में ऐसी ऐसी 3 यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद में और 6 यूनिवर्सिटी बनी, और इसके बाद में लास्ट में हाउस ऑफ विजडम बना। तो ये हाउस ऑफ विजडम का जो इंटेंशन था कि एक तो ये जो कंट्रीज थी सारी, ये तो मैंने खाली सैंपल लिया है, मगर इसके अलावा भी जितने भी कंट्रीज में पॉसिबल कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये देखिए
इंडियन आयुर्वेद जो हमारे जीवक, दान, दुबन और बेल नाम के कुछ आयुर्वेदिस्ट थे जो पर्शियन भी जानते थे और संस्कृत भी जानते थे। उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, कुछ मुस्लिम राजाओं ने, सुल्तानों ने, इनके अलावा भी कुछ फीमेल फिजिशियन थे आयुर्वेद के, उनको या तो बाय फोर्स ले गए या तो विलिंगली ट्रेटी करके ले गए राजाओं के साथ में कि भाई हम तुम अपना हमें दे दो, हम हमारा आपको पहुंचा देंगे, इनके साथ में हम ये आदमी हमारे साथ भेज दो। तो ऐसे सारी दुनिया के एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स इधर इकट्ठे हुए। इनका 5 काम था: ग्रामर सिखाना, ट्रांसलेट करना, ट्रेटिस लिखना, और जो डॉक्टर हानीमैन सीखे थे वो नई लैंग्वेज सीखना, और कैलीग्राफी मतलब अच्छे अक्षरों में कैसे लिखना वो वहां सिखाते थे। और एक किताब की सारे कंट्रीज की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता था। और इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा भी लोगों का मन करता था तो वो जो मेडिकल की किताबें थी, खास करके सारी की सारी मेडिकल की किताबों का ही ट्रांसलेशन होता था, और वो जाते थे वहां। यू कैन सी हियर द डार्क एज ऑफ द यूरोप। तो कैनन ऑफ मेडिसिन एक किताब बनी जो करीबन 7वीं शताब्दी से या इतने से 17वीं 16वीं या 17वीं शताब्दी तक it remain a book of guide of medicine for all over the world including European countries। और इसमें लिखा है मेरे एक आर्टिकल में, मैं अभी दिखाऊंगा कि ये जो किताबें यहाँ ट्रांसलेट हुई वो लैटिन में भी हुई, जर्मनी में भी हुई। तो इन सुश्रुत और चरक 775 एडी में सबसे पहले ट्रांसलेट हुई थी, मतलब 7वीं शताब्दी में। और 3, एक अष्टांग हृदय, एक चरक संहिता, एक सुश्रुत संहिता, वो ट्रांसलेट होके फिर यहाँ तो गई मगर ये यहाँ माइग्रेट कर गई। और माइग्रेट तो ऐसे कर गई कि उनके पास अपना कुछ भी नहीं था। डॉक्टर पीटर मॉरिल ने लिखा है अपने आर्टिकल में, अपनी किताब में, इतना बहुत स्पष्ट लिखा है कि हमारे पास अपना कुछ था ही नहीं। जो था वो छोटा छोटा ये पंचर करते थे या ब्लड लेटिंग करते थे। हाँ, ब्लड लेटिंग की बात बताऊं सर, आप किसी को भी बुरा लगे, मुझे ख्याल है जब मेरी पढ़ाई में आया है कि डॉक्टर हानीमैन ऑल्सो हैड परफॉर्म ब्लड लेटिंग। और इनकी जो इनका जो संग्रहालय है, उनकी चीजें हैं, उनकी फोटोज है, तो उसमें एक टोकर और कैन्यूला और दूसरे एक इंस्ट्रूमेंट वहां दिखाते हैं। तो वो क्या था, टोकर कैन्यूला किस लिए? इट वाज फॉर ब्लड लेटिंग। और उनके पास था अपनी खुद का, मतलब ही वाज आल्सो विलिंग, अवेयर, और मस्ट हैव परफॉर्म एटलीस्ट वंस। इसके अलावा हमारे टॉपिक के अलावा भी मैं एक चीज आपके ध्यान पे दोहराऊं जो डॉक्टर रॉबर्ट जस्ट ने बोला है, जो अभी स्टुटगार्ट में लिखा पड़ा है। डॉक्टर हानीमैन्स फर्स्ट वाइफ वाज सिक एंड हर उनका लीवर एब्सेस ऊपर की तरफ जाके सीधा लंग्स में खुला था। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो काबू में नहीं आ रहा था डिजीज, और ही वाज वेरी मच वरीड। सेम टाइम ही इज प्रैक्टिसिंग, उसी वक्त उनकी प्रैक्टिस भी जोर से चल रही थी। तो वो कहीं प्रैक्टिस में कहीं बाहर गए, मगर इनकी हालत खराब हो गई। तो किसी ने वहां के लोकल डॉक्टर को बुलाया, और लोकल डॉक्टर ने ही उनकी वाइफ के ऊपर ब्लड लेटिंग का प्रयोग किया। उसके बाद में वो सीरियस हो गई एंड शी एक्सपायर्ड। तो मतलब ये जो टोकर कैन्यूला शायद हो सकता है कि वो भी उनकी निशानी हो इसके लिए, मगर सही बात ये है, और ये 100% फैक्ट है कि हमारी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद की मैंने 15 किताबें
रेफर की है, और उन किताबों में से एक ही आवाज निकलती है कि भी हमारे पूरे के पूरे लिटरेचर ट्रांसलेट होके सारे मुस्लिम कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं, और उनकी यूनिवर्सिटियों के जो मेडिकल कॉलेज के सिलेबस से दे बिकेम ए सिलेबस बुक फॉर देम। तो वो यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ा? जितने भी हम बात कर रहे हैं, हमारे जो कुल्लन है, डॉक्टर कुरियन है, डॉक्टर हानेमैन है, वो जो हमारे ध्यान में आते हैं नाम, वो सारे के सारे इन्हीं यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, वियना भी है। तो जो किताब में जो लिखा है और मैं वो पढ़ता ही जाऊंगा। पहले लिप्जिग में गया तो वही पढ़ा, फिर मैं वियना में गया तो वही पढ़ा, फिर मैं हर्मेनस्टेड में गया, सिबू बोलते हैं, जहां ही बिकेम ए लाइब्रेरियन। फिर वहां से आके अल्लाजिन में पढ़ा डॉक्टरी। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, जिसका जवाब मेरे पास अभी आया है, मगर दुनिया में शायद किसी को मालूम नहीं है हमारी होम्योपैथिक पैटर्निटी में, whether Dr. Hahnemann has received his MD certificate by his own hand, अपना खुद जाके यूनिवर्सिटी में से सर्टिफिकेट लिया था, या अपने प्रतिनिधि को भेज के सर्टिफिकेट मंगवाया था, और वो अल्लाह जन में थे कि नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अल्लाह जन में थे ही नहीं उस टाइम। जिस 10 अगस्त को 10 अगस्त 1777 में दिया था। तो ये भी सोचने की बात है। तो ये जो डॉक्टर हानेमैन ने पढ़ा, हाँ, इन्हें लाख कोशिश की। हमें किस आदमी के बारे में, उनके काम के बारे में सोचते हैं तो उसके दिमाग के बारे में भी सोचना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही वाज। उनकी मैंने एक अलग से निकाली है सूची, वो कहीं दूसरे दिन में बताऊंगा। बट उन्होंने जो भी लिखा, जो भी कोशिश की, वो सारी की सारी उन किताबों के आधार से थी, और उन किताबों में जो लिखा था उसमें मेजॉरिटी इंडियन सिस्टम के बारे में। और एक कमेंट और भी आपके सामने रख रहा हूं मैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कमिटी बनाई, आई थिंक इट वाज इन 1953 और 56, और उसका एक मेंबर था जो, उसका नाम हाफ इंडियन हाफ यूरोपियन था, बाद में बताऊंगा। मगर उन्होंने एक कमेंट किया था कि होम्योपैथी चले आई है और सर्वाइव भी होगी, इंडिया में सर्वाइव भी होगी, वो प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि होम्योपैथी और आयुर्वेद में काफी सिमिलरिटी है। वो उस टाइम उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है, और रिपोर्ट आज की तारीख में स्टुटगार्ट में पढ़ा है, और उसकी राइटिंग मेरे पास पड़ी है, मगर अभी टाइम नहीं लूंगा, मैं जब दूसरा टॉपिक करूंगा उसमें आपको अवश्य बताऊंगा कि ऐसा पहले से ही प्रेडिक्ट हुआ था। दूसरा कि भाई हमारी एक्चुअली आईक्यू और हमारी जो समझदारी है वैसे भी बहुत, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज इट इज कंसिडर्ड टू बी लो, और होम्योपैथी तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम था। तो फिर इंडिया में कैसे सर्वाइव भी हो गया, और एवरेज इंडियन उसको समझता भी है और अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर पाता है? तो उसका क्या रहस्य हो सकता है? रहस्य यही है कि every Indian by birth may be a little or a more Ayurvedic physician, and homeopathic philosophy described by Dr. Hahnemann also indirectly represents or gives the print of the Ayurvedic philosophy, जो इंडियन बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसको प्रैक्टिस उतार भी लेते हैं और अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यही एक रहस्य है। तो उन्होंने ये जो चीजें थी वहां होम्योपैथी का जन्म देने से पहले उनके दिमाग में था, और जितना जितना उन्होंने कोशिश किया
और एक बात ये भी बताओ कि डॉक्टर हानेमैन वाज नॉट बाय बर्थ ए डॉक्टर, इवन बाय हिज कैरेक्टर आल्सो ही वाज नॉट ए डॉक्टर. One of his assistant, I think Boni Hussain or somebody has written, had not been Dr. Hahnemann a homeopath, he would have been a great apothecary, or he would have been a great pharmacist. ऐसा लिखा है, वो भी मेरे पास पढ़ा है. तो मतलब अगर आपने मान लिया कि चलो उन्होंने लिखा है, वो इनडायरेक्टली इम्प्रिंट था हमारी इंडियन फिलोसॉफी की, या तो फिलोसॉफी विच प्रिवेल ऑन द वर्ल्ड, विच इज वेरी कॉमन, कि भाई हम अगर मयाजम लेते हैं, सोरासिफिलिस साइकोसिस और वात पित्त कफ लेते हैं, या हम लेते हैं टेम्परामेंट लेते हैं, या हम लेते हैं पंचमहाभूत लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके देशों में, हर एक कंट्रीज की फिलोसॉफी में ऑलमोस्ट सेम आता है, जिसका टेबल मैंने तैयार करके आपको अभी जस्ट एक रन करके बताऊंगा. तो मतलब क्या हुआ, और यहां भी देखो एक पूरा लिस्ट है. इस लिस्ट में ऑलमोस्ट एक कंट्री जो है पर्शियन है, अरबिक, ग्रीक, रोम, यूनान, इजिप्ट, होम्योपैथी, वो सब कंट्रीज में जो भी फिलोसॉफी प्रिवेल करती है ऑलमोस्ट. और हमारा एक ऑथर है जिन्होंने होम्योपैथिक के पंचमहाभूत एंड होम्योपैथी के बारे में लिखा है, वो किताब ही नहीं मिल रही है आजकल पूरी दुनिया में, इट इज आउट ऑफ स्टॉक. मगर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उनका जो समरी मेरे पास पड़ा है, मतलब कि कुछ तो था होम्योपैथी में भी जो पैरेलल जा रहा था. चलो हम ये लिखते हैं कि उन्होंने भाई कुछ सिम्टम्स दिखाए, ठीक है, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ माइंड, सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिन, सिम्टम्स ऑफ स्लीप, सिम्टम्स ऑफ डाइजेशन. तो ये सिम्टम्स जो दिखाए, ये इसका एक सैंपल दिखा रहा हूं मैं अभी, हमारे पास शायद समय की थोड़ी कमी रहेगी. तो ये देखिए, ये कुछ सिम्टम्स है वात इन आयुर्वेदा, और कुछ सिम्टम्स सोरा है. तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल जा रहे हैं. तो पहले ये वात पित्त कफ को छोड़ के हम मोटा मोटा लेते हैं आयुर्वेद में क्या है, और होम्योपैथी में मोटी मोटी चीजों को अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या साम्यता है. इसके अलावा तो मैंने बारीकाई से, मतलब वेरी क्रिटिकली इवेल्युएट किया है कि भाई चलो कुछ हम मिनरल ले लेते हैं, कुछ मेटल ले लेते हैं, कुछ एनिमल पार्ट्स ले लेते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं होम्योपैथिक सिम्प्टोमेटोलॉजी और आयुर्वेदिक सिम्प्टोमेटोलॉजी से. तो ये पूरा टेबल है. तो टेबल के हिसाब से तो मैं आपको एक जनरल कंपैरिजन दिखा रहा हूं, जो आपको सरप्राइज होगी कि इतना कम क्यों सिमिलरिटी है. वो यूरोपियन सिस्टम है, हमारी इंडियन सिस्टम है वो 250 साल की पहली है, हमारी 3000 साल या उसके भी आगे की है. तो एक इतने सीनियर सिस्टम के जूनियर सिस्टम के साथ मैच करने से इतने बेसिक जो मटेरियल है वो इतना अगर कॉपी होता है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो सकता है. पटेल साहब, सर, डॉक्टर पटेल सर, समय खत्म हो रहा है, 5 मिनट बचा है, बंद करना है. हो गया टाइम सर. ओके सर, थैंक यू. आप इंग्लिश में भी आधा हुआ है, हिंदी में भी आधा हुआ है. आप अपने टाइम से मुझे दूसरी डेट दे देंगे, बाकी पूरा कर देंगे. अभी आप ये पूरा नहीं हुआ अभी आपका? आधा हिंदी में भी आधा हुआ, इंग्लिश में भी आधा हुआ है. तो आप मुझे अपने टाइम से डेट दे देना, कभी भी, जब भी. मैं जुलाई में आपसे कल बात करके दे दूंगा, जुलाई में समय, ठीक है? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा एडवांस में बोल देना. एडवांस में कल ही बता देंगे, कल या परसों पर. थैंक यू सर, थैंक यू सर. जीन रियलिटी पर ही बोलिएगा ना? यस सर. ये माइज में रियलिटी पर ही बोलिएगा ना? आप माइज के रियलिटी पर ही बोलिएगा ना? माइक, हाँ माइक से ही बोलूंगा, यही सिस्टम से. तो मैं इसको आगे का कर दूंगा, ठीक है ना?
आप Okay, अपना sir. पीपीटी को हटा लीजिए, आप अपना हाँ, अपना स्क्रीन शेयर को बंद कर दीजिए। हाँ कर देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग हो गया सर। तो ठीक है। और डॉक्टर मनीष आप हैं ना? डॉक्टर मनीष, कितना माणस आया था 12 जन? डॉक्टर मनीष आप हैं? मिनिमम कितना? Doctor, I'm host. नहीं हम Just a moment, sir. Dr. Hubert, Yes, sir. just Yes, sir. wait for a few minutes. Still we have 3 minutes. Okay, Still we have 3 minutes. I will hand over to you within time, sir. Don't worry, sir. माइल के संबंध में बहुत अच्छी बातें हम लोग अभी सुन रहे थे। वास्तविकता माइल को समझना हम लोगों को प्रॉब्लम होता रहता है, और डॉक्टर पटेल साहब इसको बड़ा डिटेल्स में इसको बता रहे थे माइल के रियलिटीज के विषय में। वास्तव में माइल को हम लोग डॉक्टर हेनिमैन से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन माइल में एक पार्ट ऑफ द लाइफ आ जाता है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को डेवलप करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज में थ्योरेटिकली बेसिस पर चलने से काम नहीं होता है। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में माइल को रियलाइज करने के लिए हमारे पास में खाली, अगर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे चिकित्सक खाली माइल को खोजने में समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन माइल मिलता नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम्स को कलेक्ट करने में, जो कि हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उसको आप कंसंट्रेट कीजिएगा तो माइल अपने आप आपके सामने में निकल करके चला आ जाएगा, और एक बहुत बड़ा समस्या भी नहीं बनता है माइल खोजना। और मेरा जो अनुभव है माइल के साथ में, मैं देखता हूँ कि माइल तो हमेशा अपने आप आ जाता है उभर करके, और आपको सामने में दिखाई पड़ने लगेगा कि ये कौन सा माइल है, कौन सा है। और माइल को हम लोग अगर कैटेगराइज करते हैं तो ये होम्योपैथिक अप्रोच होता है, लेकिन दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये कैटेगराइजेशन इस तरह के नहीं पाए गए हैं। तो इसको हम लोगों को आज के समय में हम लोग को कंपैरेटिवली चलना पड़ेगा दूसरे सिस्टम के साथ में, सभी के साथ में। इसलिए माइल को एक लिमिटेशन अपना नहीं बनाना है, आधार नहीं बनाना है, हम लोगों को इसका एक इसको यूज करने के रूप में हम लोग को चलना है। तो इसके साथ में ही आज का हम लोगों का सेशन समाप्त होता है, और थैंक यू डॉक्टर आर.ए. पटेल सर फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। और मैं इस गोष्ठी का समापन करता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर हुबर्ट, और हुबर्ट साहब अपना नेक्स्ट अगली सेशन को सुनते हैं। So now the mic is session is handed over to you, Dr. Hubert.